हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन विथ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला किया था। एक ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन में मतलब जहां एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों उसका चेंज कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूवमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूवमेंट हो रहा है, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस किए थे, बट वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का किया था। आज जो हम लोग क्वेश्चंस, आज जो हम लोग पार्ट करेंगे वहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पोर्शन करेंगे। तो पहले तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले जो उस दिन रह गए थे, 3-4 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन इन अ प्लेन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है r इज इक्वल टू 4 cos ti प्लस 4 sin t j। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर दे रखा है। यहाँ r क्या है, मीटर में, और t सेकेंड्स में है। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, पहले तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे निकालना है, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dr अपॉन dt कर देंगे, पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं dr अपॉन dt, तो हमें वेलोसिटी निकलता है। तो अब जो पोजीशन वेक्टर है उसको अंदर हमारा d इज इक्वल टू d डिफरेंशिएशन ऑफ 4 cos t अपॉन dt i प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम j। ठीक है, तो ये देखिए 4 sin t को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 cos t को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब 4 cos t है ना, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा है। आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने ये पोर्शन जब किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा, और उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज प्लस ऑफ cos थीटा। तो यहाँ 4 cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो जाएगा, तो 4 माइनस sin t i प्लस 4 टाइम्स sin t का डिफरेंशिएशन cos t j, तो माइनस 4 sin t i प्लस 4 cos t j। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब जब ये हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल गया यहाँ पे, अब हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी सेकेंड पार्ट में टाइम t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड पे निकालना है। तो यही चीज एट t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट है। t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड में साइन t π/4 क्या होता है, आप देखिए π/4 इज इक्वल टू, पाई हमारा 180 डिग्री होता है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस 4 साइन π/4, t के जगह π/4 डाल रहे हैं, मतलब 45 डिग्री आई है ना। आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा, कैसे हम लोग डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन करते हैं, π/4 रेडियन में लिखते हैं। तो पहले तक, जो पिछले क्लास तक, 10th क्लास तक हम लोग डिग्रीज में सारा एंगल लिखते थे, अब हम लोग को सारा एंगल जो है रेडियंस में लिखना है। सो ये जो हमारा वैल्यूज होगा, तो वेलोसिटी v वेक्टर
साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो -4 इंटू 1/√2i प्लस 4 इंटू 1/√2j। तो 4/√2 को -2√2i लिख सकते हैं, और 4/√2 यहाँ 2√2j हो जाता है। तो -2√2i प्लस 2√2j, ये वेलोसिटी हो गया किस टाइम पे, π/4 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो -2√2 का होल स्क्वायर, जो x कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर, और y कंपोनेंट जो है 2√2 उसका होल स्क्वायर। 2√2 का होल स्क्वायर 8 प्लस 8 √16 हो गया, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड का बी पार्ट हो गया। सेकेंड का ये ए पार्ट था। सी पार्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो y कंपोनेंट हमारा क्या है वेलोसिटी का, 2√2 है, डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट क्या है, -2√2। tan थीटा -1 हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो अगर जो थीटा होता है वो स्मॉलर ऑफ द एंगल्स होता है, तो tan नेगेटिव कब होगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ले लोगे तो ये 135 डिग्री हो जाए। 180 माइनस 45 करोगे तो 135 डिग्री हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आपको, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट एन इंस्टेंट टी। ठीक है, सो एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में जा रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आर गिवन एज, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये दे रखा है t³/3, और यहीं पे जो y कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 2t² दे रखा है। t इज इक्वल टू 3, फाइंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर हमारा होता है r इज इक्वल टू xi प्लस yj हो जाएगा। तो जो x है वो क्या दे रखा है, t³/3, टाइम डिपेंडेंट x कोऑर्डिनेट है, टाइम के साथ चेंज करेगा, तो t³/3i प्लस 2t²j, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया r। सो अब ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए, अच्छा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस इज 3³/3, t की जगह 3 डाल देंगे, और यहाँ पे 2 इंटू t² मतलब 3², 2 इंटू 3² j हो गया। सो r वेक्टर इज 27/3 मतलब 9i, और 9 2 ज़ा 18 j, 9i प्लस 18 j हो गया। कब, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, सो v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, और वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ t³/3 with respect to time I plus differentiation with respect to time of 2t²।
सो वेलोसिटी जो v वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू, हमें पता है t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दिस इज, जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू टी रेज टू द पावर n माइनस वन होगा, पावर को वन लेस कर देंगे। तो यहाँ पे t क्यूब है, तो दिस इज 3 इंटू टी रेज टू द पावर 3 माइनस वन बाय 3i प्लस 2t स्क्वायर है, 2 इंटू टी स्क्वायर का 2 इंटू टी रेज टू द पावर 2 माइनस वन जे, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर आई प्लस 4tj। अब ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वैल्यू निकालोगे, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आई प्लस 4 इंटू 3j, सो 9i प्लस 12j। अब हमें देखो पोजीशन वेक्टर भी पता है और वेलोसिटी वेक्टर भी पता है, हम लोग को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला इज जो है cos थीटा इज a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा बिटवीन टू वेक्टर विल बी r डॉट v डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड। cos थीटा इज इक्वल टू r डॉट v, मतलब 9i प्लस 18j, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं 9i प्लस 12j डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो इससे हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 9 से 81 हो गया प्लस 18 इंटू 12 करना है, राइट, सो विल हैव 216 divided by 9 square is 81 plus 324 405 root 405 into 12 square 144 और 81 225 हो गया, उसका स्क्वायर रूट इज 15। सो इससे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 216 प्लस 81, so this is 297 divided by root 405 into 15। तो ये वैल्यूज है cos थीटा का, यही निकालना था हम लोग को, यहीं पे छोड़ देंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. we do.
So this example, if you see, velocity of a point object moving in xy plane is given as 2ti plus 3t square j. तो यहाँ वेलोसिटी दे रखा है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो जब वेलोसिटी दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. तो हम लोगों ने पीछे भी हम लोगों ने देखा है, अगर पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, राइट. सो आर अगर दिया हुआ है, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे d/dt. वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, ये भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है. और उल्टा जब चलते हैं, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं. सो अब कह रहा था वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन xy प्लेन v इज गिवन एज, so velocity v is 2ti plus 3t square j. Find the displacement of particle as function of time. So first part, displacement r is equal to, हमें पता है v dt का इंटीग्रल होता है. तो वेलोसिटी मतलब 2t dti का इंटीग्रल प्लस 3t स्क्वायर dt j, इसका इंटीग्रल. अब 2t का इंटीग्रल, इसका मतलब यहाँ पे 2 बाहर कर लोगे, t dt. अब देखो t टू द पावर n का इंटीग्रल अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू t रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ये होता है इंटीग्रेशन. सो दिस इज t स्क्वायर बाय 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, है ना. देखो, पावर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं और जो इंक्रीज पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं. 1 से इंक्रीज करेंगे पावर को तो 1 प्लस 1 बाय 2 और 2 प्लस 1 बाय 3, ये हो गया. सो इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 और 3 को कैंसिल कर लेंगे. सो ये हो गया t स्क्वायर आई प्लस t क्यूब जे. ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर हो गया. पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लें. तो ये पहला पार्ट जो है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा आ गया. सेकेंड पार्ट में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग t1 इज 1 सेकेंड टू t2 2 सेकेंड. 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, दिस इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. सो यहाँ पे जो देखो, जो फाइनल वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे डाल देंगे पहले वाले में. तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर आई प्लस 2 क्यूब जे. ये 2 सेकेंड्स पे जो पार्टिकल जहां पोजीशन पे था वो निकल गया, माइनस 1 सेकेंड पे करना है तो टाइम की जगह 1 स्क्वायर 1 डाल देते, तो 1 स्क्वायर आई प्लस 1 क्यूब जे. सो दिस इज 4i प्लस 8j माइनस 1i माइनस 1j. सो 4 माइनस 1 बेसिकली 3i प्लस 7j. तो ये 3i प्लस 7j जो है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया.
अब आपसे कह रहा है इफ इनिशियली particle was seen at so s is equal to 3i plus 7 jeta. If initially particle was seen at 3,4, find its position at any time t. तो पोजीशन दूसरे टाइम पे निकालना है. देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को पता है, पोजीशन निकालना है. ये 3 मीटर 4 मीटर पे ऑलरेडी था, उससे नेक्स्ट पोजीशन r2 निकालना है. सो जो r2 माइनस r1 वेक्टर ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये हम लोग निकाल चुके हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे. ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे इस पोजीशन. अब अगर हमें पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 निकालना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस r1 इधर ले आएंगे तो r1 प्लस टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे. अब जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 3,4 है, मतलब 3i प्लस 4j हो गया. तो r2 वेक्टर इज r1 वेक्टर के जगह हम लोग लिख लेंगे 3i प्लस 4j, और इसमें ऐड कर लेंगे ये टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे. तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 3i प्लस टी क्यूब प्लस 4j. ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है r2. ये थर्ड पार्ट का आंसर. लिख लिया सभी ने बच्चों? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. अब देखो ये एक और क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का. तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं तो हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है. सो एवरेज वेलोसिटी is net displacement by total time. क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन इज दिस. v वेक्टर दे रखा है तुम्हें. जो वेलोसिटी वेक्टर है ये हो गया sin ti प्लस cos tj. अब देखो एट t1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 सेकेंड्स
तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 जो होगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे t की जगह क्या कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे, sin π/4 i प्लस cos π/4 j। sin π/4 1/√2 होता है 1/√2 i प्लस 1/√2 j। ये हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा। उसी तरह एट t2 इज इक्वल टू π/2 सेकेंड्स फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब t इज इक्वल टू π/2 पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2 निकाल रहे हैं। t की जगह आप क्या करेंगे, π/2 एंगल डाल देंगे, sin π/2 i प्लस cos π/2 j। So that means velocity v2 is equal to sin 90 डिग्री है 1 है, तो i प्लस cos 90 डिग्री है, ये हमारा 0 है, तो 1i प्लस 0j, ये v2 वेक्टर हो गया, फाइनल वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ये अब हमारा अच्छा एवरेज वेलोसिटी बोला है ना, तो पहले तो r इज इक्वल टू v dt करके हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं। तो v dt अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता ना तब यूज करते हैं, तो उसको भी इसी क्वेश्चन में निकाल देंगे तो तुम्हारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इसके साथ एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल रहे हैं। तो पहले एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें, राइट, एवरेज वेलोसिटी के लिए r इज इक्वल टू वी डी टी होता है, राइट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट। सो अब जो है यहाँ पे टाइम लिमिट क्या देंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2 हमारा लिमिट रहेगा, तो v dt, v के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं sin t i प्लस cos t j dt, इसका इंटीग्रल t1 से t2, मतलब t1 है हमारा π/4 और t2 है π/2। हमें पता है sin t का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस cos t होता है, लिमिट π/4 से π/2, प्लस cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin t होता है, ये i कैप, और ये π/4 से π/2 j कैप। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अगर डालते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब माइनस cos π/2 माइनस ऑफ cos, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑफ cos π/4, ये हमारा i हो गया, प्लस sin π/2 मतलब साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ π/4, ये j कैप हो गया। अब cos 90 डिग्री 0 होता है, cos π/4 1/√2 होगा, तो ये हो गया 1/√2 i, और sin π/2 1 होता है, और sin π/4 तो प्लस ऑफ 1 माइनस 1/√2 j हो गया, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, राइट। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे पहले, v एवरेज इज इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दो। सो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर है
उसको डिवाइड कर देंगे T2 माइनस T1 से, तो 1/√2i प्लस 1 माइनस 1/√2j डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या है, π/2 माइनस π/4। फाइनल जो है टाइम π/2 है, इनिशियल π/4 था। π/2 से π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/4 मिलेगा। तो ये 1/√2i प्लस 1 माइनस 1/√2j डिवाइडेड बाय π/4। 4 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो 2√2 बचेगा, और यहाँ √2 माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ऑफ 4 माइनस 2√2j डिवाइडेड बाय पाई। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर है बच्चों? Yes. और यही अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो जो v2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, मतलब 1 माइनस 1/√2i, ठीक है, माइनस ऑफ 1/√2j डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, मतलब π/4। So this is equal to √2 माइनस 1 और 4 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2√2i and minus of 2√2j डिवाइडेड बाय पाई। ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पहले निकालेंगे v dt करके, और उसके बाद जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट आए डिवाइडेड बाय टाइम करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. प्लीज लिख लीजिए इसको। लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
अभी हम लोग मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो कैसे होगा, उसको भी जैसे पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि प्लेन में कोई भी मोशन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स में उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, और जब उसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देंगे उसके बाद इट इज एज गुड एज कि उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग सेपरेटली वो उसको स्टडी करेंगे और उसके इक्वेशंस निकालेंगे और उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम लोग उसके बाद फिर बिकॉज क्योंकि हमने उसको पूरे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और दूसरा जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने से हमें क्या फायदा होता है कि ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है ये पूरी चीज। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पोर्शन में रिड्यूस हो जाने से उसके बाद नॉर्मली हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारा अलग अलग पोर्शन में हो जाता है। नाउ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन कर रहे हैं। कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन xy प्लेन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. Suppose O is the origin for measuring time and position of the object. मान लेते हैं हम लोग एक हमारे पास let us consider a point object moving in xy plane. ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि xy प्लेन में मूव कर रहा है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मोशन का एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है a से। सपोज O is the origin for measuring time and position of the object. तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, O जो है हमारा ओरिजिन हो गया, टाइम भी जीरो है यहाँ पे और पोजीशन भी जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो है और x भी जीरो है या r भी जीरो है। ठीक है, अब सपोज O is the origin for measuring time and position of the object and let the object be at position A at time t1. मान लीजिए टाइम t1 में ये A पे है, ठीक है, एंड B एट टाइम t2, टाइम t2 पे या B पे है। अब OA जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, फाइनल पोजीशन वेक्टर वो r2 है। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज एट इंस्टेंट t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। जो टाइम t1 पे यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो v1 वेलोसिटी है और टाइम t2 पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगा। पिछले केस में हमने देखा था कि वेलोसिटी सेम था ए और बी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वेलोसिटी सेम नहीं है, तो अलग अलग वेलोसिटी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं v1 और v2 से। So let v1 be and v2 be the velocities of the object at instants t1 and t2 respectively. Then constant acceleration is given by, so acceleration a जो होगा that is equal to change in velocity, so change in velocity by time taken acceleration होता है। तो change in velocity मतलब final velocity vector minus initial velocity vector by t2 minus t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है जो हमें देगा। तो एक्सेलरेशन ये जो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 कर रहे हैं ये बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन जो अभी हम लोग करके देखे भी हैं क्वेश्चंस, इस पे बेस हमने v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 अभी तुरंत किया था, दैट वाज एवरेज एक्सेलरेशन व्हिच वी वर टॉकिंग। अब इसी को जब हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, जो v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज एक्सेलरेशन की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारा आएगा v2 माइनस v1 वेक्टर इज a वेक्टर इंटू t2 माइनस t1। माइनस v1 वेक्टर जो है इसको इधर लेके चले जाओ तो v2 वेक्टर मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाइम्स
t2 माइनस t1। तो अगर t1 जो है वो 0 है, लेट्स से जो v1 है वो u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं, इनिशियल टाइम 0 है, लेट्स से मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट t इज इक्वल टू 0 और फाइनल टाइम t है। तो इन सबको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, v2 को लिख लेंगे v, v1 को लिख लेंगे u, a तो एक्सेलरेशन है ही, t2 हो गया t और t1 हो गया 0। तो इससे हमारा आ जाएगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t। सो v इज इक्वल टू u प्लस a। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा जो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मली पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 9 क्लास तक, अब उसी को वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया है कि वेक्टर फॉर्म में भी ये वैलिड है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। तो इसको जब v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिखा है हमने, उसमें क्या जो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में इसको ब्रेक कर दें, सो इक्वेशन 11 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन एक्स वाई प्लेन। सो हमारा इनिशियल वेक्टर u को हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, एक्स कॉम्पोनेंट होगा और y कॉम्पोनेंट होगा। वेलोसिटी v भी इसको दो कॉम्पोनेंट में लिख सकते हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और एक्सेलरेशन a भी दो कॉम्पोनेंट में होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये हमारे तीन वेक्टर्स हैं, u वेक्टर, v वेक्टर और a वेक्टर। हमारे पास इक्वेशन था वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सबको रिप्लेस कर लेते हैं, तो v के जगह लिख लेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, u के जगह यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, और a के जगह ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू टी कर लिया। अब इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, टाइम को आगे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए एक्स टी इंटू आई प्लस ए वाई टी इंटू जे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे। हम लोगों ने आई कंपोनेंट को साथ में लिख लिया और y कंपोनेंट को, j कंपोनेंट को साथ में लिख लिया। तो इससे अब हमारा क्या आ गया, अच्छा ये क्या था हमारा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे था। तो अब हम लोगों ने वी एक्स आई प्लस वी वाई जे को अलग अलग देखो बांट लिया, आई के अलोंग अलग और जे के अलोंग अलग। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से इक्वेट कर देंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो गया, और y कंपोनेंट को j कंपोनेंट को j कंपोनेंट से इक्वेट कर लेंगे तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस 80। तो अभी जो हम लोग वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिख रहे थे, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, इसके दो कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल है यही है कि आपको उस पूरे इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव कर रहा है और जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है।
और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है वही चीज, दीज इक्वेशंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। तो जैसे वन डायमेंशन में हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। मतलब प्लेन क्या है, टू डायमेंशन है, तो टू डायमेंशनल मोशन में उस टू डायमेंशन को हमने दो डायमेंशन में ब्रेक कर लिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जब हमें इंडिपेंडेंट दो कंपोनेंट्स मिल गए, है ना, उन दोनों को वन डायमेंशन इक्वेशन के तरह, वन डायमेंशन मोशन के तरह उसको सॉल्व कर लेते हैं, और उससे फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग रिजल्टेंट वगैरह निकाल लेते हैं, इसका जो फाइनल वैल्यू है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो अब हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, अभी तुरंत हम लोग ये इस पे क्वेश्चन किए थे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इज r2 minus r1 by t2 minus t1। नाउ इसमें ये जो t2 minus t1 है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे r2 वेक्टर minus r1 वेक्टर is equal to v average into t2 minus t1। so इससे हमारा निकल के आएगा जो r2 वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस एवरेज वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1, माइनस r1 इधर जाएगा तो प्लस r1 हो जाएगा, तो r2 वेक्टर इज r1 प्लस v एवरेज t2 माइनस t1। so this is our final position vector r2। so वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो r2 is equal to r1 plus v average into t2 minus t1। now also average velocity in a given time interval, देखो average velocity अगर uniformly, if uniformly accelerated motion, तो if uniform acceleration is there, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। ये बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी था उसके जगह इसको पुट कर लेंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 माइनस t1। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, r2 is equal to r1 vector plus v1 plus v2 by 2 into t2 minus t1, right? Now putting the value of v2 from equation 10 in above, तो हम लोगों को पता है कि अभी तुरंत हम लोगों ने किया v2 vector is equal to v1 plus a times t2 minus t1। अभी जो इक्वेशन कर रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, उस पर बेस्ड। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस v1 प्लस v2 के जगह हम लोग ये पूरा लिख लेते हैं v1 प्लस a टाइम्स t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 माइनस t1। so इसको हम लोग लिख सकते हैं r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस ये जो v1 है, v1 प्लस v1 2v1 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो v1 हो जाएगा, v1 इंटू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 को अंदर लेके चलेगा प्लस हाफ टाइम्स a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो
ये जो r2 वेक्टर है ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 प्लस v1 जो है उसको u से रिप्लेस कर लो, t2 को t से और t1 को 0 से, तो u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। सो ये बेसिकली क्या बताता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे भी सेम चीज, हम इसको x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सो देखो r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v1 टाइम्स t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 स्क्वायर। इसमें कह रहे हैं हम r2 को r लेने के लिए, r1 को r0 लेने के लिए, v1 u है, t1 0 है, t2 t है, तो r इज इक्वल टू r नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्लेन में है। अब अगर इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, r को लिख लेंगे xi प्लस वाई जे, आर नॉट को लिख लेंगे x नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, u को लिखेंगे ux i प्लस यू वाई जे टी, और a को लिखेंगे ax i प्लस ए वाई जे टी स्क्वायर। ना xi प्लस वाई जे, ये जो इक्वेशन है xi प्लस वाई जे, तो इसको साथ में ले जाओ तो x नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी को अंदर ले जाएंगे तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। उसी तरह यहां से स्टार्ट करेंगे वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे। तो ये हमारा जे कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट है। तो अब हम लोग इसके जो इक्वेशन है इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, जैसे अभी पीछे लिखा था, है ना, हम लोगों ने x और y का अलग अलग इक्वेशन लिखा था। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अलग अलग अगर हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें तो पहला हो जाएगा जो पोजीशन वेक्टर r की जगह जो x कोऑर्डिनेट के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x मतलब फाइनल पोजीशन, x नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन, उसके बाद यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ax इज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स x डायरेक्शन। उसी तरह जो y है दैट इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। Now these equations are similar to that of the position time relation. So these equations are similar to that of position time relations for the motion of the object with uniform acceleration in one dimension. The equation of path followed by object while moving in plane with uniform acceleration can be obtained by eliminating time t. तो अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ पाथ यहीं पे निकालना होता तो t को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। उसके अलावा ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर है, उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह निकालना होता है, तो हम लोग बेसिकली इसी का ज्यादा यूज करते हैं। अगर इसी को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ही ज्यादा एक आप यूज देखेंगे। अब ये वाला अगर क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो ये देखिए हमें पोजीशन दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है कब, π/4 सेकेंड। तो हम लोग ने अभी देखा था भाई पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो भी डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक है, उल्टा जाने के लिए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं और वेलोसिटी से पोजीशन पे जाने पे फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास वेक्टर आर है, फोर कॉस 2t आई प्लस 4 साइन 2t जे प्लस 60 के। ये जो पोजीशन वेक्टर है, इससे एक्सेलरेशन, पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा को, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ऑफ 4 साइन 2t हो जाएगा। और टाइम को फिर से डिफरेंशिएट, मतलब बेसिकली जो भी t का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर आपको चेन रूल है, बेसिकली cos 2t को टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस साइन 2t और उसके बाद 2t का जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई इंटू 2। तो यहाँ पे 4 साइन 2t इंटू 2 हो गया आई, ये हो जाएगा 4 cos 2t इंटू 2j और 60 को डिफरेंशिएट करेंगे 6 इंटू 1 के हो गया। ठीक है, टाइम का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 है, साइन 2t का cos 2t इंटू 2 हो गया, और उसी तरह साइन 2t का cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 हो गया। सो डी आर अपॉन डी टी इज माइनस 8 साइन 2t आई प्लस और 8 टाइम्स cos 2t j प्लस 6 के हो गया। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। अब एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, dv अपॉन dt कर लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा साइन 2t है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो माइनस 8 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos 2t, और 2t में t में 2 कोफिशिएंट है एक, तो इसके साथ 2 एक अलग से मल्टीप्लाई होता है। अब 8 cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, 8 इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2j प्लस 0 के, 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो दिस इज माइनस 16 cos 2t माइनस 16 साइन 2t। सो माइनस 16 cos 2t आई, 16 साइन 2t j, ये हमारा हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे ढूंढिए, तो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे है, तो मतलब एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 16 cos 2 इंटू पाई बाई 4 आई माइनस 16 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 जे। अब देखो यहाँ पे 2 और पाई बाई 4 का एक 2 कैंसिल हो जाएगा,
cos पाई बाई टू, cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, तो -16 इंटू 0 आई -16 साइन पाई बाई टू 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है इंटू जे, दिस इज इक्वल टू -16 जे। वही चीज यहाँ पे लिखा है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? हो गया सर। ये तो कर लिया था हमने। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पोजीशन, ये सारे हम लोग निकाल चुके हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का। ये जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3ti प्लस 4tj। तो हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे 3ti प्लस 4tj। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हम लोग को कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर के, और कब? टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो पहले तो एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज dv by dt, differentiation of 3t with respect to time I plus differentiation of 4t with respect to time j. So this will give us acceleration vector A is equal to 3 into 1i, क्योंकि देखो टाइम का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 3 into 1 हो गया i, और प्लस 4 into 1 j। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया 3i प्लस 4j। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, हर इंस्टेंट पे यही एक्सेलरेशन होगा। अब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, जो वेलोसिटी वेक्टर है टाइम के जगह 2 पुट कर दो, तो ये 3t मतलब 3 इंटू 2i और 4t मतलब 4 इंटू 2j। जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये 6i प्लस 8j हो गया। एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन। सो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। सो ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकाला? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन। सो कंपोनेंट ऑफ v along a is equal to v dot a by a का मैग्नीट्यूड, मतलब 6i प्लस 8j डॉट ऑफ
जो एक्सेलरेशन वेक्टर है 3i plus 4j डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 6 इंटू 3 18 हो जाएगा और 8 इंटू 4 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 हो गया 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 50 बाय 5 विच इज इक्वल टू 10। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिख लिया। अब ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन ये दे रखा है 40i plus 90 square j. Find velocity of the particle at any time t if its velocity at t is equal to 1 second was 2i plus 3j. तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है t is equal to 1 second। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना है एट एनी टाइम t। ठीक है, सो अभी हम लोग को पता है कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a टाइम्स t2 minus t1, right? v2 is equal to v1 plus a times t minus 1, क्योंकि t is equal to 1 सेकेंड इनिशियल टाइम है और फाइनल टाइम t है। तो इसको अगर हम लोग पुट कर लें, हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी है 2i plus 3j v1, एक्सेलरेशन है 4ti plus 90 square j और टाइम t minus 1। अब हम लोग को ये देखो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो ये जो है इसको जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसको a t2 माइनस t1 नहीं करके a dt करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता तब हम लोग वो a t2 माइनस t1 कर, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो a dt कर देंगे। तो एक्सेलरेशन जो a है हमारा 40i प्लस 90 स्क्वायर j, इसको dt इंटीग्रेट कर देंगे और लोअर लिमिट 1 सेकेंड है और अपर लिमिट t हो जाए। So, अब v2 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, 40 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 40 स्क्वायर बाई 2 i, और 90 स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 90 क्यूब बाई 3 हो जाएगा j। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 है ना, हम लोग को पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन
x to the power n plus 1 by n plus 1 होता है. So this gives us कि t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. ठीक है, और इसमें जो लिमिट है ये 1 से लेके t तक है. So velocity of the particle at time t निकालना है. So this will give you, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो जो v2 वेक्टर है दिस इज 2i plus 3j plus 2t square 2t square I plus 3t cube j 1 से t तक. v2 is equal to 2i plus 3j. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं. 2t square minus 1 square I plus 3t cube minus 1 cube j. So this is 2i plus of 3j plus 2t square minus 2i 3t cube minus 3j. अब देखो 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, 3j और माइनस 3j कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आया वो आ गया 2t स्क्वायर i प्लस ऑफ 3t क्यूब j. ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर v2 आ गया. क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक है, लिख लो. आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. अगली क्लास में हम लोग बोट रिवर प्रॉब्लम करेंगे, जो मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे अगली क्लास. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. वेक्टर वाला काम खत्म करके आप लोग भेज दीजिएगा मुझे.